हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? बताएं। गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन प्लांट पैथोलॉजी। आप सभी को आवाज आ रही है? बताएं मेरी। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्लांट पैथोलॉजी। यस, क्या होगा? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी। ओके। अब देखो, जो प्लांट पैथोलॉजी नाम का जो टॉपिक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो डिजीज आएंगी क्रॉप्स की, अलग अलग है ना, क्रॉप्स की बीमारियां आती हैं, उनके कोजल ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, इनके इंपोर्टेंट एक एक दो दो सिम्टम्स भी आते हैं। साथ साथ में अपने को थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके बारे में भी हमको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जो बीमारी कोज करते हैं ना, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में भी हमको पढ़ना, जैसे बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है। ठीक है, इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो अपनी एस आर कंतवा नाम की बुक्स आती है, ऑब्जेक्टिव किताब, बहुत अच्छी किताब है, उसमें अगर आप जब प्लांट पैथोलॉजी सोल्व करोगे ना, प्लांट पैथोलॉजी उसको जब सोल्व करोगे आप, तो उसमें आपको बैक्टीरिया, फंगस के क्लासिफिकेशन से, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो वो जब अपन पढ़ लेंगे, आप उस बुक को सारी सोल्व कर सकते हो, अपनी नोट से उस बुक किताब को आप सारी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। आगे सभी लोग। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना बाकी सभी स्टूडेंटों को? आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी सभी को तो आ रही है देवी। बाकी सभी को तो आ रही है आवाज। क्या बाकी सभी स्टूडेंट को आवाज आ रही है? एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए, आप आ जाएगी आपको आवाज। क्या बाकी सभी स्टूडेंटों को आवाज आ रही है? चलिए, तो आपका कुछ दिक्कत आ रही होगी देव, इसलिए थोड़ा। चलिए स्टार्ट करें फिर हम। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज है ना, एक एक चीज बहुत ध्यान से, साथ में नोट्स बनाते चलना। हैंड रिटन नोट्स ये पैथोलॉजी की तो आपको बहुत अच्छे रहेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अपन बोर्ड पर पढ़ेंगे, देखो हमको प्लांट पैथोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, देखो प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ेंगे जनरली, प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना है ना। प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्हें कहते हैं पादप। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पादप। ठीक है ना, रोगाणु। ठीक है, पादप रोगाणु। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पादपों में बीमारी करने वाले जीव। ठीक है ना, पादपों के अंदर बीमारी पैदा करने वाले जीव। अब प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म देखो, नॉर्मली या तो पादपों में बीमारी जो होगी वो जीवाणु से होती है। पादपों में जो जीव है ना, अगर बीमारी होगी पादपों के अंदर, तो किससे होती है? जीवाणु से, हाँ या ना? पादपों के अंदर जो बीमारी होती है वो किससे होती है? जीवाणु से। या फिर किससे होगी? वायरस से होती है। यस, किससे होती है? वायरस से। या फिर पादपों के अंदर बीमारी जो होती है माइकोप्लाज्मा से भी होती है। माइकोप्लाज्मा, हाँ या ना? बताओ, माइकोप्लाज्मा से भी होगी? बिल्कुल होती है। अगला नंबर, पादपों के अंदर बीमारी जो होती है वायरोड से होती है। किससे होती है? वायरोड्स। ठीक है ना, वायरोड से होती है। अगला नंबर पर बीमारी किससे होती है? फंगस, कवक से होती है। अगले नंबर पर जो बीमारी होती है किससे होती है? बताओ, कवक। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे बीमारियां पैदा होती है पादपों के अंदर। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ये सभी बीमारी पैदा करते हैं पादपों के अंदर, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। फिर सभी पादपों की बीमारी हम पढ़ेंगे, जैसे धान की बीमारी कौन कौन सी है महत्वपूर्ण। ठीक है ना, कैसे लक्षण होते हैं, उनको नियंत्रित कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले उसको समझते हैं। देखो,
अब जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर हमने कुछ है ना नाम लिखे जो कि पादपों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। इनमें से कुछ प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन से। एग्जाम में बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है और निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव होता है और कौन सा यूकैरियोटिक जीव होता है। बहुत सरल प्रश्न पूछेंगे। तो देखो, ये जो वायरस, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा, ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। तो कभी कभी फिर अगला प्रश्न ऐसा पूछते हैं, अच्छा प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं किस जगत में आते हैं? ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं बेसिक वो, कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं किस जगत में आते हैं? तो आते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे अपन? कि जितने भी सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में। ठीक है ना, सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं बताओ? कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जितने भी दुनिया में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है ना, सिंगल सेल वाले होते हैं सभी, एक कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? है ना, किस में आएंगे? मोनेरा जगत में आते हैं। किस में आते हैं बताओ? मोनेरा जगत। ठीक है ना, मोनेरा जगत में आते हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया किस जगत में आता है, वायरस है ना, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, सब किस किस जगत में आते हैं। तो जितने भी सभी प्रोकैरियोटिक जीव है ये सब प्रोकैरियोटिक है। ये जो जहां पर लिखे हैं ये सब प्रोकैरियोटिक है। ये फंगस तक छोड़ के, फंगस को छोड़ के ये सब यहाँ तक है ना, ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा ये है प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। भाई दो प्रकार की कोशिका होती है ना, एक प्रोकैरियोटिक होती है, आपने नाम सुना होगा, एक यूकैरियोटिक का नाम आपने सुना होगा। इतना तो बेसिक पढ़ाई होगा आपने कहीं ना कहीं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इस प्रकार के आपने नाम सुने होंगे बिल्कुल। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बिल्कुल। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक समझना। यहाँ तक क्लियर है कि कौन कौन से जीव जो होते हैं, कौन सा प्रोकैरियोटिक और कौन सा यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल कि ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव है, ये यूकैरियोटिक होता है। एक मैं बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ, किसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं और किसे यूकैरियोटिक कहते हैं। बेसिक अंतर क्या होता है कि कौन सा जीव जो प्रोकैरियोटिक कहलाता है और कौन सा यूकैरियोटिक, बहुत बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? देखो कि जिस सेल के अंदर, जिस कोशिका में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, ये इसको है ना सुनना, जिस कोशिका में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, ऐसे ये केंद्रक है, इसको हम कहते हैं सत्य केंद्रक। ये जो लिखा है, ये जो केंद्रक है इसमें क्या है कि सर इसमें केंद्रक झिल्ली है। ये क्या है? ये केंद्रक झिल्ली होती है। हाँ या ना? क्या होती है? ये केंद्रक झिल्ली होती है। या सुनो, ये क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। ये क्या होती है? केंद्रिका। तो ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होती है उसे हम सत्य केंद्रक कहते हैं। ये दोनों जो लक्षण है किसके हैं? सत्य केंद्रक के। इसे हम क्या कहते हैं? सत्य केंद्रक कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। उस सेल को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। उस सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे हम? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं ऐसी सेल जिसमें क्या होता है? सत्य केंद्रक होता है। और जिसमें नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होती है। जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है ना, ठीक है ना, सत्य केंद्रक, सत्य केंद्रक का अभाव होता है, सत्य केंद्रक का अभाव, उसे क्या कहते हैं बताओ? उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बेसिक अंतर है। तो अच्छा यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, ये बेसिक अंतर है। बात समझ में आ गई कि ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब सभी है ना, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं किसमें आते हैं? मोनेरा में। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? बैक्टीरिया के। ठीक है ना, तो इससे कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालना जीवाणु। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे आप? जीवाणु। तो सबसे पहले नंबर पर है ना सिंपल प्रश्न, जीवाणु जो है इसकी खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की है? आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जीवाणु की खोज आखिर की किसने। देखो जीवाणु की जो खोज है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जीवाणु की खोज, कि जीवाणु की खोज किसने की है? खोज देखो, जीवाणु की खोज की है किसके द्वारा? इसका नाम है किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंसर है ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम? ल्यूवेनहॉक सुना है? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक ने 1675 में, 1675 में किसमें खोजा? तो ल्यूवेनहॉक ने 1675 में बरसात के पानी में, किसमें?
बरसात के पानी में, बरसात के पानी में, ठीक है, तथा दांतों के मैल में, तथा दांतों के मैल में, ठीक है, दांतों के मैल में जीवाणु की खोज की, जीवाणु की खोज की। क्या बात समझ में आ रही? जीवाणु की खोज की, खोज की, तथा इसे क्या नाम दिया? देखो, तथा इसे एनिमल क्यूल नाम दिया, तथा इसे क्या नाम दिया बताओ? तथा इसे एनिमल क्यूल नाम, क्या बोला इन्होंने? एनिमल क्यूल, ठीक है। इसको क्या शब्द दिया इन्होंने? एनिमल क्यूल, याद रखना, बैक्टीरिया नहीं बोले इन्होंने, क्या बोला? एनिमल क्यूल, ठीक है, एनिमल क्यूल कहा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि अच्छा जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज किसने की है, ठीक है ना, ल्यूवेनहोफ ने, किसने की है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ, ठीक है। किस कब की है? 1675 में। किसमें की है? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहोफ ने 1675 में की है। कब की है? ठीक है, किसमें की? बरसात के पानी में, है ना, बरसात के पानी में उन्होंने खोज की, ठीक है। और किसमें? दांतों के मैल में। इन दोनों चीजों में जीवाणु की खोज की है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों चीजों के अंदर जीवाणु की खोज की गई है, ठीक है। जीवाणु की खोज, बात समझ में आ गई। और उसको क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल, उसे क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। फिर बैक्टीरिया नाम किसने दिया? भाई ये जीवाणु शब्द किसने दिया? जीवाणु शब्द किसने दिया बताओ? जीवाणु शब्द जो है किसने दिया है? जीवाणु शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? जीवाणु शब्द किसने दिया है? ठीक है, एफ जे कोहन, याद रखना, ये व्यक्ति के साइंटिस्ट का नाम है, एफ जे कोहन तथा इरेनबर्ग, तथा इरेनबर्ग, है ना, इरेनबर्ग। जीवाणु शब्द किसने दिया? इन दोनों व्यक्तियों ने, ठीक है। याद कर रखना है कि जीवाणु शब्द किसने दिया, तो जीवाणु शब्द दिया एफ जे कोहन तथा इरेनबर्ग ने। जीवाणु शब्द किसने दिया? एफ जे कोहन तथा इरेनबर्ग के द्वारा जीवाणु शब्द दिया गया है। क्लियर है सभी को? जीवाणु शब्द किसने दिया? एफ जे कोहन तथा इरेनबर्ग के द्वारा यह शब्द दिया गया है। यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम जब देखें, एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं कि जीवाणु में जो है अलग अलग शेप के होते हैं, जीवाणु जो होते हैं अलग अलग क्या होते हैं? शेप, या अपन कहते हैं साइज कह सकते हैं, या कुछ भी। एक इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो जीवाणु की खोज की गई थी ल्यूवेनहुक के द्वारा, ये जो खोज की गई है, ये पहली खोजी गई जीवित कोशिका भी है। जब अपन कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, हम जब आगे चल के कोशिका विज्ञान नाम का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे क्या कि प्रथम खोजी गई जीवित कोशिका कौन सी है। तो प्रथम खोजी गई जीवित कोशिका भी जीवाणु ही है, ठीक है ना। ये जो जीवाणु है प्रथम खोजी गई जीवित कोशिका का उदाहरण है। देखो आप सभी ने पढ़ा होगा जी, है ना, कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा है वो मृत कोशिका थी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, भाई कोशिका नाम का जो आगे चल के अपन टॉपिक पढ़ेंगे, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? ल्यूवेनहुक के द्वारा। ये पहली खोजी गई है ना, जीवाणु, लिख लेना आप, ठीक है ना, जीवाणु पहली खोजी गई, क्या है? पहली खोजी गई, खोजी गई क्या है? जीवित कोशिका। बात समझ में आ गई ना, जीवित कोशिका है पहली खोजी गई, क्या है? जीवित कोशिका है। चलिए, अब देखो, जो बैक्टीरिया होता है उसमें अलग अलग प्रकार का शेप होता है, ये एग्जाम में पूछते हैं ना। बैक्टीरिया में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का शेप होता है, ठीक है। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? अलग अलग आकृति पाई जाती है ना, कि भाई बैक्टीरिया कैसा होगा, आकृति में बैक्टीरिया कैसा होता है, शेप में, कि बैक्टीरिया गोलाकार है या बैक्टीरिया छड़के आकार का होता है। तो जो बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। तो पहले बैक्टीरिया में लिखना हमको कोकस, क्या लिखना है? कोकस। यह गोलाकार होते हैं, ठीक है। यह जीवाणु कैसे होते हैं? गोलाकार। क्या बात समझ में आ रही है? जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं? गोलाकार। यह जीवाणु गोलाकार होते हैं। आपसे पूछेंगे कि जो जीवाणु गोलाकार होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम, याद रखना, क्या कहते हैं? लेकिन आप, है ना, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? क्या बात समझ में आ रही है? जो जीवाणु गोलाकार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोकस। क्लियर। दूसरे नंबर पे होते हैं छड़के आकार के, दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? छड़के आकार के, ठीक है, उन्हें बोलते हैं बैसिलस। जो जीवाणु छड़के आकार के होते हैं, ये ऐसे कैसे मिलेंगे आपको? गोलाकार, ऐसे गोल गोल।
तो जिन जीवाणु की आकृति गोल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। जिन जीवाणु, यह जीवाणु कैसे होते हैं, छड़ के आकार के, यह जीवाणु कैसे होते हैं, छड़ के आकार के, छड़ के आकार के, कैसे, छड़ के आकार के, यह जीवाणु कैसे, छड़ के आकार के होते हैं। क्लियर है, कैसे होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो जो जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, जो जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि बैसिलस कैसा होता है, छड़ के आकार का। कोकस कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए स्पाइरिलम, तीसरे नंबर पर होता है स्पाइरिलम। ठीक है, क्या होता है, स्पाइरिलम, क्या होता है, स्पाइरिलम। ठीक है, क्या होता है, स्पाइरिलम। ठीक है, ये कैसे होता है, सर्पिलाकार, ये कैसे होते हैं, सर्पिलाकार। ये कैसे पाए जाते हैं भैया, सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, सर्पिलाकार। क्या होते हैं ये, सर्पिलाकार, ऐसे सांप की तरह इस प्रकार से आपको मिलेंगे सर्पिलाकार। तो ऐसे जीवाणु जो सर्पिलाकार होते हैं, सांप जैसे गोल गोल ऐसे लंबे सांप जैसे होंगे इस प्रकार से। देखो सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार है। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड। तो जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं उन्हें हम स्पाइरिलम कहते हैं। जो गोलाकार होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं। जो बैसिलस होते हैं, जो रेड छड़ के आकार होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिलस। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। देखो SR कंतवा की बुक, अभी वहां पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया उन्होंने कि देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। शेप, आकृति जो है, आकृति अगर गोलाकार है तो कोकस है, छड़ के आकार है तो बैसिलस है, है ना, सर्पिलाकार होते हैं तो स्पाइरिलम होते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले चौथे नंबर का ध्यान से सुने। चौथे नंबर का होता है कोमा शेप्ड। चौथे नंबर का क्या होता है, कोमा शेप्ड। कोमा के आकार का क्या होगा भाई, कोमा के आकार का होता है। क्या होता है, कोमा के आकार का, क्या होगा, कोमा के आकार का होता है। ठीक है, कोमा के आकार का जो होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे कोमा के आकार का, ऐसा। तो अपन हिंदी में कोमा नहीं लगाते, कोमा इस प्रकार के। इसका उदाहरण एग्जाम में पूछते हैं इसी का, और सबका नहीं पूछेंगे। इसका उदाहरण याद रखना, विब्रियो कोलेरी नाम का, विब्रियो कोलेरी जो होता है, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरी। आप अगर सुना होगा आप सभी ने, विब्रियो कोलेरी जो होता है, कोलेरी, ये जो जीवाणु है क्या करता है, हैजा नाम की बीमारी पैदा करता है, हैजा। ठीक है, कौन सी बीमारी पैदा करता है, हैजा नाम की बीमारी पैदा करता है, इसका उदाहरण है। ये एग्जाम में बहुत अच्छा आता है ज्यादातर। यहां तक क्लियर है सभी को, बताएं या सुनो। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, क्या आप सभी को क्लियर है यहां तक सारी चीजें अच्छे से, कि जीवाणु जो अलग अलग शेप के होते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ये छड़ के आकार को बैसिलस कहते हैं, जो रोड के आकार होता है ना, रोड मतलब बैसिलस, छड़ के आकार जो गोलाकार होते हैं उन्हें कोकस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है क्या है, देखो बैक्टीरिया क्या गति कर सकता है, बैक्टीरिया जो है चल फिर सकता है क्या, गति का मतलब होता है क्या चल फिर सकता है बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका आंसर है कुछ बैक्टीरिया में गति पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती। किसी बैक्टीरिया में गति होती है, किसी में नहीं होती है। ठीक है, अब तो लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनना एक एक चीज। जीवाणु में गतिशीलता, ठीक है ना, जीवाणु में गतिशीलता, जीवाणु में गतिशीलता, क्लियर, क्या गतिशीलता है, मतलब मोबिलिटी इन बैक्टीरिया, यह है ना, मोबिलिटी, मोबिलिटी इन बैक्टीरिया, जीवाणु में गतिशीलता। ठीक है, क्या गतिशीलता, देखो अब ये गतिशीलता जो होती है बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार से होती है। कुछ बैक्टीरिया में गति नहीं होती, जो अगतिशील होते हैं, कुछ क्या होते हैं अगतिशील, भाई क्या होते हैं अगतिशील, जिनमें जो है ना गति नहीं पाई जाती है, अगतिशील होते हैं। नॉन मोटाइल, क्या होता है नॉन मोटाइल, जिन्हें हम क्या कहते हैं नॉन मोटाइल, भाई जिनमें गति नहीं होती है। तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिसल कर अपने शरीर के चारों ऐसे लसलसा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, तो एक जगह दूसरी जगह ऐसे लुढ़कते हुए फिसलते हुए आगे जाते हैं, उसको बोलते हैं विसर्पण गति। ठीक है, तो इनमें जो गति होती है वो कैसे होती है, इनमें विसर्पण गति होती है। क्या होती है, विसर्पण। विसर्पण का मतलब है एक जगह से ऐसे लेट कर चिपचिपे पदार्थ, विसर्पण गति पाई जाती है, ग्लाइडिंग।
गति होती है। क्या होती है? ग्लाइडिंग, इसको इन इंग्लिश में कहते हैं ग्लाइडिंग होती है। जो जीवाणु भाई मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, उनमें गति किससे होगी? आपसे एग्जाम में पूछेंगे, जो जीवाणु गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, उनमें जो गति होती है वो किस प्रकार होती है? देखो, इनमें जो गति होगी, इनमें गति जो होती है, गति किससे होती है? फ्लैजिला की सहायता से। फ्लैजिला, कशाभिका, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कशाभिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? कशाभिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कशाभिका के द्वारा होती है। क्लियर है? किसके द्वारा होती है? कशाभिका के द्वारा होती है। इनमें जो गति होती है किसके द्वारा होती है? कशाभिका के द्वारा। अब कशाभिका क्या है? देखो, बैक्टीरिया की जो अभी अपन आगे चल के संरचना पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की संरचना, तो बैक्टीरिया की संरचना में अपन देखेंगे धागे जैसा लंबा एक संरचना पाई जाती है, लंबी धागे जैसी संरचना, उसमें फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया में गति होती है वो किसकी सहायता से होती है? फ्लैजिला के आधार, है ना? किसकी सहायता से होती है? फ्लैजिला की सहायता से होती है। अब है ना, एग्जाम में एक प्रश्न आता है, ये जो एसआर कांतवा की बुक है इसमें शुरुआत में दिया एक क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे। तो अभी उसका आंसर अभी आपको नहीं बता रहा मैं, अभी से आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है ना? शुरुआत में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। शुरुआत में दिया क्वेश्चन नंबर 15 कि ऐसा जीवाणु जिसकी सतह पर, ऐसा जीवाणु जिसकी सतह पर चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा जीवाणु जिसकी सतह के चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने दिया है। अब इसका आंसर जो है, ऐसे ऑप्शन दिए, एम्पी ट्राइकस, लोपो ट्राइकस, पेरी ट्राइकस, इस प्रकार से उन्होंने क्या दिए ऑप्शन। तो अभी आपको है ना ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। क्यों? अभी हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के आधार पर जो है जीवाणु में अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, फ्लैजिला के आधार पर, ठीक है ना? फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, फ्लैजिला के आधार पर, फ्लैजिला के आधार पर, ठीक है ना, जीवाणु में, ठीक है, जीवाणु के प्रकार, ठीक है, फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार, ठीक है ना? किसके आधार पर? फ्लैजिला के आधार पर जीवाणु के प्रकार। क्या क्या प्रकार होते हैं? देखो, पहले नंबर का होता है मोनोट्राइकस, ठीक है? क्या होता है? मोनोट्राइकस। क्या होगा भाई? मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस, इस प्रकार से मोनोट्राइकस। देखो, मोनोट्राइकस क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोट्राइकस क्या है, ऐसे जीवाणु जिनकी सतह के, जिस पर केवल एक फ्लैजिला पाया जाता हो, है ना, केवल इस प्रकार से, ऐसा जीवाणु जिस पर केवल एक फ्लैजिला होता है, इस प्रकार से जिस पर केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है ना? एक सिरे पर, ठीक है, एक सिरे पर एक फ्लैजिला, एक फ्लैजिला उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? एक सिरे पर एक फ्लैजिला उपस्थित होता है, एक सिरे पर एक फ्लैजिला उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ? तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। दूसरा नंबर का है एम्फीट्राइकस, दूसरे नंबर का होता है एम्फीट्राइकस। क्या होगा? एम्फीट्राइकस, है ना? दूसरे नंबर का होता है एम्फीट्राइकस। क्या होता है? एम्फीट्राइकस। क्या होगा? एम्फीट्राइकस होता है ना। क्या है? एम्फीट्राइकस। क्या होगा एम्फीट्राइकस? ऐसा जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला होते हैं, एक इधर और एक इधर। ऐसा जीवाणु जिसकी दोनों सतह पर एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं उसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा जीवाणु, ऐसा जीवाणु जिसकी दोनों सतह पर, जिसकी दोनों सतह पर, कौन सी? दोनों, है ना, सिरों पर, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला, एक एक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, एक एक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं हम? एम्फीट्राइकस। जिसके दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं। जिसके केवल सिरे पर एक होता है उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। बताओ, यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है यहां तक? बताएं, किसी को कोई डाउट है? बताइए, क्या किसी को कुछ डाउट है? ठीक है ना? क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर एक है तो मोनो, अगर दोनों तरफ एक एक है तो एम्फीट्राइकस कहते हैं।
अब देखो तीसरे नंबर का, देखिए तीसरे नंबर का, अगर सर बोले एक तरफ गुच्छे में, इधर देखो, अगर एक तरफ गुच्छे में होते हैं इस प्रकार से, अगर एक तरफ ऐसे गुच्छे में पाए जाते हैं, ऐसे एक तरफ गुच्छे में है, तो इसे बोलते हैं लोफोट्राइकस। उसे क्या बोलते हैं? लोफो, उसे बोलते हैं हम लोफोट्राइकस, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम? लोफोट्राइकस कहते हैं। एक सिरे पर गुच्छे में, एक सिरे पर, ठीक है, क्या होते हैं भाई? गुच्छों में, बंच में होते हैं, गुच्छों में फ्लेजिला उपस्थित होते हैं ना, फ्लेजिला उपस्थित होते हैं। क्लियर? एक सिरे पर फ्लेजिला गुच्छों में उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगला, अगर दोनों तरफ गुच्छे में है तब, अगर दोनों तरफ ऐसे गुच्छों में है इस प्रकार से, भाई ये इस तरफ भी गुच्छे में है, इस तरफ भी गुच्छे में है, दोनों तरफ गुच्छे में है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेफेलोट्राइकस। उसे कहते हैं हम सेफेलोट्राइकस। उसे क्या कहते हैं हम? सेफेलोट्राइकस कहते हैं, ठीक है ना। दोनों ओर क्या? दोनों ओर गुच्छों में उपस्थित है ना, दोनों ओर गुच्छों में उपस्थित। क्लियर? दोनों ओर गुच्छों में उपस्थित, उसे क्या बोलते हैं हम? सेफेलोट्राइकस कहते हैं ना। दोनों ओर गुच्छे में उपस्थित, उसे क्या बोलेंगे हम? सेफेलोट्राइकस कहेंगे। क्लियर? सबसे लास्ट वाला देखे, सबसे लास्ट वाला, अगर शरीर के चारों ओर, अगर शरीर के चारों ओर फ्लेजिला उपस्थित हैं, शरीर के चारों ओर इस प्रकार से, तो उसे क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। उसे क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? पेरिट्राइकस, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम? पेरिट्राइकस। क्लियर? दोनों ओर, ठीक है। जब मतलब चारों, सॉरी, जब जीवाणु की संरचना के चारों ओर, जब जीवाणु में, बैक्टीरिया में, ठीक है, चारों ओर फ्लेजिला उपस्थित हो ना, चारों ओर, चारों ओर फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिट्राइकस। अब उस प्रश्न का आंसर बताएं, उस प्रश्न का आंसर बताएं। उसमें प्रश्न पूछा था कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें है ना बड़ी संख्या में शरीर के चारों ओर फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो प्रश्न देखो, SR गंतवा नाम की जो बुक का ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो मैं सभी को आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि इस किताब को आप सोल्व करा करें, इससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो इस बुक में एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या प्रश्न दिया है? कि ऐसा जीवाणु, ठीक है ना, जिसके चारों ओर क्या हो? फ्लेजिला उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? बताओ। ऐसा जीवाणु जिसके चारों ओर फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बोले सर उसे कहते हैं हम पेरिट्राइकस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? उसे क्या कहेंगे बताएं? इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आया भाई सभी को? बताएं। इस प्रकार के जो जीवाणु हैं उसे क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहेंगे। क्या प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न सभी को समझ में आया? यस और नो? क्या सभी को प्रश्न समझ में आया भाई? यस और नो? सभी को प्रश्न समझ में आया? आ गया ना सभी को समझ में? क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? अगर बोले सर फ्लेजिला उपस्थित होना, अगर फ्लेजिला उपस्थित है ही ना, अगर एक भी फ्लेजिला उपस्थित नहीं हो, तो उस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं? अगर एक भी फ्लेजिला उपस्थित ना हो, उस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं? देखो, अगर एक भी फ्लेजिला उपस्थित ना है तो उसे बोलते हैं एट्राइकस। उसे क्या बोलते हैं हम? 6 नंबर पर लिख लेना, एट्राइकस। अगर फ्लेजिला अनुपस्थित है, एट्राइकस मतलब सिंपल ही, जब फ्लेजिला अनुपस्थित होता हो, जब फ्लेजिला क्या हो? अनुपस्थित, है ना। जब फ्लेजिला क्या होता हो? अनुपस्थित, ठीक है। जब फ्लेजिला अनुपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताओ। एट्राइकस कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ज्यादा ये पूछते हैं, एट्राइकस कहेंगे जब फ्लेजिला अगर अनुपस्थित है। सिंपल एट्राइकस हो गया। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? मत बताओ, क्या सभी को यहां तक क्लियर है?
चलिए यहां तक सभी को क्लियर है, आगे पढ़े। अब देखो, अब हमको पढ़ना है बैक्टीरिया की संरचना के बारे में, उसका डायग्राम है ना, बैक्टीरिया की संरचना। तो आप इस प्रकार डायग्राम बनाएं, बहुत ही सरल डायग्राम है बैक्टीरिया की संरचना का, इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये बैक्टीरिया देखो, इधर देखो, ये क्या है भाई, बैक्टीरिया है ना। ध्यान से सुनते चलना एक एक चीज आपको, है ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो है बैक्टीरिया की संरचना है, ठीक है, क्या है बैक्टीरिया की संरचना, ठीक है। अभी जो बैक्टीरिया की संरचना है, सबसे इसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली। ये जो अंदर वाली लेयर है, ये तो क्या है, कोशिका झिल्ली। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली। बाहर वाली क्या होती है, ये होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, क्या होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखो फ्लैजिला यहाँ होता है, ये है फ्लैजिला, ऐसे लंबा ये होता है फ्लैजिला, ठीक है ना, ये क्या है, फ्लैजिला, ठीक है, ये है फ्लैजिला। अब देखें आप, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर अंदर की तरफ मुड़कर एक संरचना बनाती है कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली इस तरफ अंदर मुड़कर एक संरचना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से, उसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम्स कहते हैं उसे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो है ना लिक्विड भरा है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, साइटोप्लाज्म का हो, यस, है ना, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइटोसोल, ठीक है। इसमें क्या, बैक्टीरिया में डीएनए होता है, हाँ, बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है, यस और नो, ये बैक्टीरिया का मान के चलो डीएनए है, ये न्यूक्लियस है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है न्यूक्लियस है। अब लेकिन बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है वो आवासी होता है, बैक्टीरिया में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, आवासी केंद्रक होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, ये जो उसका जेनेटिक में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखना क्या कहते हैं उसे हम, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर जीनोफोर, क्या बोलते हैं, जीनोफोर, ठीक है। बैक्टीरिया का जो आवासी केंद्रक होता है उसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, इसी में डीएनए होता है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया में एक डीएनए और पाया जाता है, इसके अतिरिक्त जो बैक्टीरिया है उसमें एक डीएनए और मिलेगा आपको, ठीक है, इस प्रकार का एक डीएनए और होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, आप सभी ने सुना है। देखो प्लाज्मिड एक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में से भी संबंधित है प्लाज्मिड, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम डीएनए ट्रांसफर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहां प्लाज्मिड फिर शब्द आएगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जब हम प्लाज्मिड शब्द के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हमको बायोटेक्नोलॉजी डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है, तो वहां पर आएगा फिर से प्लाज्मिड, तो हमको प्लाज्मिड पहले ही पढ़ लो कि प्लाज्मिड क्या है। तो बैक्टीरिया में एक और डीएनए होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताओ किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं होगा ना डाउट। कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो आउटर है, आउटर सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है ना, सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, सभी बैक्टीरिया में नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया में आउटर और एक और लेयर पाई जाती है किसी किसी बैक्टीरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर कैलिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्या बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम, क्या आपको 70s प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 70s, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, किस प्रकार के, 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में 70 प्रकार के राइबोसोम है, और क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया में कुछ संग्रहित है ना कणिकाएं होती हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, संग्रहित कणिकाएं, स्टोरेज ग्रेन्यूल जो भोजन का स्टोरेज करती है, संग्रहित कणिकाएं, ठीक है, संग्रहित या स्टोरेज ग्रेन्यूल इंग्लिश में लिख देते हैं, ये नाम तो अपन स्टोरेज ग्रेन्यूल, ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, ग्रेन्यूल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये क्या है, 70s राइबोसोम है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। देखो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण, सभी बैक्टीरिया तो नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो उन बैक्टीरिया में इस प्रकार से क्या मिलेगा आपको, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह पाया जाता है, इस प्रकार से गुच्छा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम, लेके आओ, ठीक है ना,
क्रोमेटोफोर, क्या बोलते हैं उसे हम, क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखो एक चीज और बैक्टीरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या, जैसे फ्लैजिला आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर फ्लैजिला, ऐसी कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ऐसे कोशिका भित्ति पर ऐसे छोटी रोम समान संरचना भी पाई जाती है। देख रहे हैं रोम समान संरचना, ये आपको पिंक कलर से नजर आ रही होगी, उसे क्या कहते हैं, ये देख रहा है आपको, ये पिंक कलर का, इसे कहते हैं पिली। क्या कहते हैं इसे हम, पिली कहते हैं, पिली या प्लाई कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है, ये बैक्टीरिया का सरल, बहुत ही सरल डायग्राम है। पहले बना लो, फिर अपन आगे चल के डायग्राम को समझेंगे और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बस इस डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है ना, यही अपन पढ़ेंगे। एक बार आप बना लें इसको, तो अपन इसको समझ लेते हैं। फिर आप इसको एक बार नोट कर लें, यही डायग्राम अपने को पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट काम की चीजें यही हमको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये इधर देखें आप, यहाँ पर देखें क्या है कि जो जीवाणु होता है, इसमें सबसे आउटर कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। कुछ कुछ जीवाणु में कोशिका भित्ति के चारों ओर एक बाह्यतम आवरण होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्य है ना, अपना आभासी केंद्रक होता है, बैक्टीरिया में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, उसकी जगह एक आभासी केंद्रक होता है। उस आभासी केंद्रक को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। उस आभासी केंद्रक को क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया में एक अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s राइबोसोम्स होते हैं, क्लियर। बैक्टीरिया की जो होती है कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर एक थैली समान संरचना बना लेती है। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर एक थैली समान संरचना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। कुछ जीवाणु पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम पिली कहते हैं, ठीक है। अंदर का जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के बीच खाली आपको अवकाश नजर आ रहा है, ये जो खाली बीच में जगह है ये वाली, इसे क्या कहते हैं, जो खाली कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो खाली अवकाश है उसे हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक अवकाश। क्या कहते हैं उसे हम, पेरिप्लाज्मिक अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। चलिए, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आउटर क्या नजर आ रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, यही पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में सबसे बाह्यतम आवरण हमको क्या नजर आता है, बताओ, ग्लाइकोकैलिक्स, यही होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, देखो यह जीवाणु बाह्यतम आवरण है, ठीक है, यह जीवाणु का बाह्यतम आवरण है, ठीक है। यह जीवाणु, ठीक है, सभी जीवाणु में नहीं होता, कुछ किसी किसी में होगा। यह जीवाणु का बाह्यतम आवरण होता है। कैसा होता है, बाह्यतम आवरण होता है। क्या होता है, बाह्यतम आवरण होता है, क्लियर। चलिए अब इधर देखिए, अगर ये मोटा है ना, पतला है, इसके दो नाम होते हैं, इसके दो नाम होते हैं। एक इसे हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, और एक होता है स्लाइम लेयर। इसके दो नाम होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर ये मोटा है, और कैसा है, मोटा, अगर मोटा है, ठीक है ना, और ये पतला हो, क्या है, पतला। अगर देखो ग्लाइकोकैलिक्स पतली परत है, पतली, थिन, अगर क्या हो, पतली परत है, तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटा है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। बस इतना सा है दो नाम, कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है अगर मोटा है, ठीक है, मोटा है, कठोर, आप देखो मोटी या कठोर जो परत है, ग्लाइकोकैलिक्स जो मोटी लिख देते ना, ऐसे मोटी, और वह कठोर है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, मोटी और कठोर है, तो उसका नाम कैप्सूल हो जाता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है पतली है और ढीली होती है ना, लूज, कैसी हो, ढीली, तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें, दूसरे नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है,
दूसरे नंबर पर भाई कोशिका भित्ति, यस दूसरे नंबर पर क्या है, कोशिका भित्ति, हाँ या ना, बाहर से को क्या नजर आ रहा है, कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे कहते हैं। क्या जीवाणु में सेल वॉल होती है, हाँ होती है, जीवाणु में सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, किसकी, जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताएं, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताइए, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, किसकी, पेप्टिडो, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, याद रखना जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन, ठीक है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे अपन, कैसी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की बनी होती है, किसकी, म्यूरिन की बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, की बनी होती है, की बनी होती है, क्लियर, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, यहां तक क्लियर है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। यहां तक क्लियर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया ये, कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। यहाँ तक सब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि जीवाणु की भाई कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, चलिए अगला है कोशिका झिल्ली, तीसरी परत क्या होती है बताओ, कोशिका झिल्ली, अरे हाँ या ना, क्या होता है, कोशिका झिल्ली, अरे होता है बताएं, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली, यह किसकी बनी होती है बताओ, ठीक है, यह है, देखो दुनिया में किसी भी की कोशिका झिल्ली हुई है लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसको हम दोनों को शामिल करके क्या लिखते हैं, देखो लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन, क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो दुनिया में किसी की भी पूछे आपसे, ठीक है, दुनिया में आपसे किसी की भी क्या पूछे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे दुनिया में भाई किसी की भी कोशिका भित्ति है वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनती है, कोशिका झिल्ली सॉरी है ना, कोशिका झिल्ली जो है, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे कवक हो, चाहे जीवाणु कोई भी हो, सभी की ना सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम लिपिड क्या कहते हैं, जैसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। जीवाणु की कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, ठीक है ना, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है। क्लियर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन, यहां तक क्लियर है, बताएं। देखो कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के बीच का अवकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक अवकाश, पेरिप्लाज्मिक, है ना, पेरिप्लाज्मिक अवकाश, अभी मैंने आपको बताया था पेरिप्लाज्मिक अवकाश क्या होता है, दोनों के बीच का, पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, दोनों के बीच का होता है, यस बिल्कुल, है ना, यह कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के बीच का अवकाश होता है ना, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच का अवकाश होता है, तथा कोशिका झिल्ली के बीच का अवकाश, ठीक है, झिल्ली के बीच का अवकाश होता है ना, के बीच का अवकाश, क्लियर है, दोनों के बीच की झिल्ली का अवकाश, है ना, बात समझ में आ गई, कोशिका भित्ति तथा कोशिका, अब देखो ये इसमें लाइसोसमान की तरह कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं ना, इसमें लाइसोसमान के लाइसोसोम, जो जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम के समान एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के समान क्या होते हैं, एंजाइम, एंजाइम होते हैं,
क्या होते हैं, लाइसोसोम के समान एंजाइम होते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए आप, क्या किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसमें किसी को कुछ डाउट? ये सब भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। हमको प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिक बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई बीमारी तो पूछेंगे, बीमारी से संबंधित जो प्लांट पैथोजेनिक जीवाणु होते हैं, रोगाणु, ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, नोट्स में सब कुछ तो लिखा है पहले ही पेज पे। अगर नहीं है तो एक एक शब्द लिख लो, वहां पर सेल मेम्ब्रेन लिखी होगी, हेडिंग तो डली है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली डली है कि नहीं हेडिंग? नहीं है तो एक एक लाइन लिख लो, वहां पर कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन की बनती है, हेडिंग डली है तो वहां एक एक लाइन में लिख लें आप, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनती है, ठीक है। बैक्टीरिया के धन कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के बीच का जो अवकाश होता है, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के बीच का अवकाश जो होता है उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। किसको? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच का अवकाश, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच का जो अवकाश होता है उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम की तरह कार्य करने वाले एंजाइम, मतलब पाचन करने पर एक प्रकार से लाइसोसोम में भी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, किसी भी चीज को, है ना, क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एंजाइम होते हैं। अब ये तो बार बार की चीजें हो गई, ठीक है ना, अपन ने कसाबिका के बारे में तो पढ़ लिया, फ्लैजिला क्या होता है। चलिए आगे बढ़े आप। अब इधर देखिए आप, अगला इंपोर्टेंट क्या है? पिली। अभी हमने हेडिंग डाली थी पिली, यस और नो, क्या होती है? पिली होती है, पिली, हाँ या ना? अपन ने हेडिंग डाली थी, देखो तो डायग्राम में पिली है, तो जीवाणु की, ठीक है, कोशिका भित्ति पर कुछ रोम समान संरचनाएं होती हैं, रोम समान, उन्हें हम क्या कहते हैं? पिली कहते हैं। अरे पाई जाती है भाई जीवाणु की, ठीक है, बाह्य सतह कोशिका भित्ति पर, जीवाणु की कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर रोम समान संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? रोम समान, हेयर लाइक है ना, रोम समान संरचनाएं होती हैं, ये रोम समान संरचना होती है, हेयर लाइक है ना, होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं बताओ? पिली कहते हैं, पिली, उन्हें पिली कहेंगे हम, पिली कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम? पिली कहते हैं। क्लियर है? जीवाणु में क्या होते हैं? कोशिका भित्ति पर छोटे छोटे हेयर लाइक, उन्हें हम पिली कहते हैं। अब इधर देखें, ये जो पिली है दो प्रकार की है, ये जो पिली है दो प्रकार की, एक होती है पहली, है ना, लॉन्गर, बड़ी, बड़ी मतलब लॉन्गर पिली, ठीक है, लॉन्गर पिली। देखो लॉन्गर जो पिली होती है बड़ी वाली, इसका काम क्या होता है आगे चल के अपन पढ़ेंगे, कि जब जीवाणु में प्रजनन होता है ना, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, तो जीव कॉन्जुगेशन में मदद करती है, मतलब दो जीवाणु कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में मदद करती है, जैसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस प्रकार से इसका डीएनए इधर जाएगा, फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे जीवाणु में जेनेटिक कॉन्जुगेशन, तो कैसे मदद करती है? कॉन्जुगेशन में मदद करती है, संयुग्मन, यह, ठीक है ना, संयुग्मन में, ठीक है, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन, ठीक है, में मदद करती है, में मदद करती है। देखो दूसरा होती है शॉर्टर प्लाई, दूसरा होती है शॉर्टर, छोटी वाली। अब देखो छोटी वाली का काम क्या है? बहुत सिंपल है, छोटी वाली का काम क्या है? देखो दो प्रकार की, एक बड़ी और एक छोटी, शॉर्टर। अब शॉर्टर पिली क्या होती है? देखो अगर जीवाणु को, है ना, किसी में बीमारी पैदा करना है, किसी भी पादप या जंतु में कहीं भी बीमारी पैदा करना है, तो जीवाणु को सबसे पहले उस कोशिका से जाकर जुड़ना पड़ेगी, हाँ या ना? जीवाणु को सबसे पहले उस कोशिका से जाकर जुड़ना पड़ेगी, बिल्कुल। तो जीवाणु को कोशिका से जोड़ने में, ऐसे कोशिका है तो भाई जब तक कोशिका से जुड़ेगा नहीं तब तक बीमारी पैदा होगी नहीं। भाई बीमारी पैदा कब होगी? जब पादप की कोशिका के जाके अंदर जुड़ जाएगा, तभी तो बीमारी पैदा करेगा। तो यह, है ना, इन्फेक्शन, संक्रमण में मदद करता है, होस्ट की कोशिका से जुड़वाने में मदद करेगा। ये जो शॉर्टर प्लाई है ना, किससे? कोशिका से जुड़ने में मदद, मतलब बीमारी फैलाने में मदद यही करेगा। जब ये चिपक जाएगा तो बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। यह कोशिका से जुड़ने में, है ना, यह कोशिका, ठीक है ना,
से जुड़ने में मदद करता है, जुड़ने में मदद करती है। बीमारी फैलाने में मदद करेगी ये, मदद करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे इन्फेक्टिव प्लाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इन्फेक्टिव, बीमारी फैलाने वाली, इन्फेक्टिव प्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव प्ली भी कहते हैं। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? इन्फेक्टिव प्ली कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? इन्फेक्टिव प्ली कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्टिव प्ली भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? यह कोशिका से जुड़ने में मदद करती है, इसे इन्फेक्टिव प्ली भी हम कहते हैं। तो बहुत ही सरल है। लंबी वाली कोशिका दो कोशिकाओं के जुड़ने में मदद करती है, जिसको हम संयुग्मन कहते हैं। ये शॉर्टर किस में मदद करती है? तो संक्रमण में मदद करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्टर प्लाई कहते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? बताएं। अब अपन ने बार बार की चीजें पढ़ ली, अब अंदर अपन चलते हैं ना। अंदर, तो अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। अरे भाई, अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, या सुनो, साइटोप्लाज्म, या इसे क्या बोलते हैं? साइटोसोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, आपने इस साइटोसोल में एक बात बताओ, इस साइटोप्लाज्म में कोई भी झिल्ली युक्त संरचना देखी क्या? इस साइटोप्लाज्म में जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, ऐसी कोई संरचना पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? मतलब जीवाणु के कोशिका द्रव्य में कोई भी झिल्ली युक्त संरचना नहीं होती, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। क्या आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा? नहीं देखा। क्या आपने क्लोरोप्लास्ट देखा? नहीं देखा। ठीक है ना। तो देखो, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में, याद रखना सब, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त, कौन सी? झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है, का अभाव होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? किसका अभाव होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होगा। मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? क्या नहीं होता ना? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्या है? ऐसा कुछ पाया जाता है? बताओ, नहीं होता ना। ईआर, गोल्जी बॉडी, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ होता क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, यह सब अनुपस्थित होते हैं ना। ये क्या है? अनुपस्थित है, अनुपस्थित होते हैं। क्या क्लियर यहां तक सभी को? बताओ। तो यही है ना। अगला देखो, इससे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड और जीनोफोर होता है, हाँ या ना? यहाँ पर लिखेंगे, बैक्टीरिया में एक आवासीय केंद्रक होता है, जीवाणु में एक आवासीय केंद्रक होता है कि नहीं? बताओ। बैक्टीरिया में एक आवासीय केंद्रक होता है। क्या होता है? सत्य तो होता नहीं है, आवासीय केंद्रक। ठीक है ना, आवासीय केंद्रक होता है, आवासीय केंद्रक होता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोइड। जैसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, या फिर जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, या है ना, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इतने नाम होते हैं इसके। इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जीवाणु यह ना आवासीय केंद्रक होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट केंद्रक कहते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, अभी अपन पढ़ेंगे ना अभी अपन पढ़ेंगे ना क्रोमेटोफोर क्या होता है। अभी सब सारी चीज बताएंगे, घबराए नहीं, बिल्कुल एक एक चीज का ना, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? बैक्टीरिया में एक आवासीय केंद्रक, देखो बैक्टीरिया में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए आवासीय केंद्रक होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, इंसिपिएंट केंद्रक कहते हैं। यहाँ तक मैं आपको हर चीज बताऊंगा, बस है ना, सब्र करें थोड़ा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे, आपको हर चीज आती चलेगी ना।
जैसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोड या जीनोफोर या इंसिपिएंट केंद्रक कहते हैं। बैक्टीरिया में एक आवासीय केंद्रक होता है जैसे न्यूक्लियोड या जीनोफोर या इंसिपिएंट केंद्रक हम कहते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाएगा भाई। मुख्य डीएनए जो होता है वो इसी के अंदर डीएनए होता है ना, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, डीएनए। इसी में कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कैसा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, बिल्कुल। ठीक है ना भाई, इसी जीनोफोर के अंदर डीएनए होगा। यहाँ पर लिख लो, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो इंपॉर्टेंट है ना। बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है, बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड ना, डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर, वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पता है क्या, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है ना। इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। देखो, ये जो डीएनए जैसे आता है ये बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चला जाता है क्वेश्चन, है ना, बायोटेक में आ जाएगा, जेनेटिक्स में भी चला जाता है, ये कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा कि डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए, ये बायो, अब डीएनए आया तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आ सकता है ये प्रश्न आपसे। तो जैसे डीएनए आ गया है ना, तो देखो अब वृत्ताकार डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। क्या होती है, याद रखना, इसमें हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, इसे जो बैक्टीरिया इसमें डीएनए में, ठीक है, इसमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। क्लियर, क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना, अनुपस्थित होती है। इसकी जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ना, याद रखना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, क्या होता है, पॉलीएमाइंस। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पॉलीएमाइंस पाई जाती है ना, पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, पॉलीएमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर, क्या पाई जाती है, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइंस पाई जाती है। क्लियर सभी को, बताइए। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, उसकी जगह क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना, पॉलीएमाइंस होती है। आपको याद रखना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसे जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसे डीएनए के अलावा हमने एक दूसरा डीएनए भी पढ़ा है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। जिसका नाम, अगली हेडिंग है हमारी प्लाज्मिड है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेंगे, प्लाज्मिड क्या है। देखो एग्जाम में प्लाज्मिड की परिभाषा पूछते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, है ना। प्लाज्मिड क्या होता है, देखो बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए, ये जो मुख्य डीएनए इसके अलावा, बैक्टीरिया का जो मुख्य डीएनए इसके अलावा एक अतिरिक्त डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जो अतिरिक्त डीएनए होता है ना, बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा, मुख्य डीएनए के अलावा, ठीक है, मुख्य डीएनए के अलावा जो है, ठीक है, एक, है ना, एक अतिरिक्त जो होता है, अतिरिक्त डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है ना, वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मिड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए और पाया जाता है। देखो भाई, जो चीज नहीं मिल रही, कुछ एक्स्ट्रा शब्द है तो उनको लिख लो ना, इतना परेशान मत हो तुम। एक शब्द नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको लिख लो वहां पे, इतना तो कर सकते हो तुम। जो चीज नहीं मिल रही यहाँ मैसेज करने की बजाय यहाँ लिख लो तो ज्यादा फायदा होगा। मैं बोर्ड पे एक एक चीज लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो बैक्टीरिया में एक मुख्य डीएनए के अलावा जो एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक वृत्ताकार डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं ना। जैसे अपन बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, जब हम डीएनए ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर करते हैं कि डीएनए ट्रांसफर, तो जब हम डीएनए ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से सुनना, तो उस समय क्या होता है, हम एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन जो बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन बैक्टीरिया, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन जो बैक्टीरिया होता है उसकी टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। आपने अभी कभी नाम सुना हो कि डीएनए ट्रांसफर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए, तो ट्रांसजेनिक फसलें बनाने के लिए जब हम डीएनए का ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन का क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन का क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड उपयोग करते हैं। तो प्लाज्मिड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो लिखा है ना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये की यही आप 10 मिनट में उतार लेना फिर उससे, ठीक है। अभी परेशान जो अपन यहाँ लेके ना, ये मिटा नहीं रहा, मैं कहीं भी देखो मिटा नहीं है। जैसे अगर तुम्हारा कुछ छूट जाए तो इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप 10 मिनट में लिख लेना जो छूट गया हुआ ना, कहीं भी किसी को कुछ छूट गया हो तो इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, तो उसमें 10 मिनट में आप देख के बाद में लिख लेना। ऐसी की ऐसी पीडीएफ जो बोर्ड पर लगा हुआ है यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराए नहीं, पहले समझते चले, आराम से लिख लें, ठीक है ना। तो हम प्लाज्मिड कहते हैं। देखो प्लाज्मिड के अतिरिक्त नाम भी होते हैं, प्लाज्मिड के क्या नाम होते हैं, कुछ अतिरिक्त नाम भी होते हैं। जैसे प्लाज्मिड को और क्या कहते हैं, प्लाज्मिड को, ठीक है, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, याद रखने सब प्लाज्मिड के नाम है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं प्लाज्मिड को, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, भी कहते हैं। क्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, एक्स्ट्रा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ये तीन नाम याद रखना कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़े अपन। अगला इंपोर्टेंट क्या है, देखो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जेनेटिक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा मटेरियल कहते हैं। देखो अगला ध्यान से सुनना, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इधर ध्यान से सुनना, ये तीन प्रकार का है। एक होता है एफ प्लाज्मिड, ठीक है ना, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड जो होता है जिसे हम फर्टिलिटी, है ना, जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये किस में मदद करता है, संयुग्मन, है ना, यह है संयुग्मन, ठीक है ना, संयुग्मन जो होता है, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। अब ये जो एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव क्या होता है अपन पढ़ेंगे। एक होता है सी प्लाज्मिड, ठीक है ना, एक होता है आर प्लाज्मिड, नाम लिख लो, आर प्लाज्मिड होता है, और एक सी प्लाज्मिड होता है, एक होता है सी प्लाज्मिड, है ना। ये तीन नाम लिख लो खाली आप कि भाई तीन प्रकार का प्लाज्मिड होता है, एफ आर सी, ठीक है, एफ आर सी होता है। ये जो होता है रेजिस्टेंट होता है ना, क्या होता है, रेजिस्टेंट, मतलब जिस जीवाणु में आर प्लाज्मिड होता है ना उसमें दवाइयां काम नहीं करती, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या करता है, जिसमें रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, जिस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होता है उसमें क्या होता है, कुछ दवाइयां काम नहीं करती है। जिस जीवाणु में, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, जिस जीवाणु के अंदर ये आर प्लाज्मिड पाया जाता है, आर प्लाज्मिड, वो कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे आप सुनते हो ना कि भैया बैक्टीरिया दवाई काम नहीं कर रही है, कभी कभी बैक्टीरिया दवाइयों से मरता नहीं है,
मतलब उसमें क्या होता है, अगर जिस व्यक्ति में आर प्लाज्मिड है तो कुछ सर्टेन एंटीबायोटिक जो होती है दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट धारण कर लेता है, आसानी से मरता नहीं है वो, ठीक है ना। तो इसका काम है रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। रेजिस्टेंट नाम ही क्या, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है। एक होता है सी प्लाज्मिड। सी प्लाज्मिड में क्या होता है कि कुछ जीवाणु में ये पाया जाता है तो अपने चारों तरफ एक केमिकल छोड़ते हैं जिससे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है सी प्लाज्मिड, कैल्सिनोजेनिक, कैलिसी कैल्सिनोजेनिक है ना, ऐसे क्या बोलते हैं हम, कैल्सिनोजेनिक कहते हैं, कैल्सिनोजेनिक, ठीक है ना, क्या कहते हैं कैल्सिनोजेनिक। एक बार सुन लो क्या है। देखो आर, देखो ये तो जो एप प्लाज्मिड है, अब कभी आपने सुना हो एप पॉजिटिव एप नेगेटिव, है ना, डोनर रिसीवर, है ना। तो आगे चल के अपन ये जो हम फर्टिलिटी में मदद करता है कॉन्जुगेशन दो बैक्टीरिया के जुड़वाने में। ये जो आर प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है, जिस बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड होता है, मतलब जीन, अतिरिक्त जीन पाई जाती है, प्लाज्मिड भाई जीन ही तो डीएनए, डीएनए में पाई जाती है जीन। तो उसमें क्या होता है, अतिरिक्त जीन से अतिरिक्त डीएनए जो है उसको कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि आसानी से मरेगा नहीं। सी प्लाज्मिड मतलब होता है कैल्सिनोजेनिक, मतलब कुछ जीवाणु अपने शरीर से, है ना, जहर निकालते हैं, एक प्रकार से अपने शरीर से जहर छोड़ेंगे तो आसपास उनके जो भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, तीन प्रकार का प्लाज्मिड। एग्जाम में देखो प्लाज्मिड की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड की बैक्टीरिया के अंदर मुख्य डीएनए के अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसमें, ठीक है, स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता भी होती है प्लाज्मिड में, स्वतः, है ना, खुद रेप्लिकेशन कर सकता है, तभी तो हम डीएनए ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है ना। इसमें स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, इसमें स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता, ठीक है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, क्या होती है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। क्लियर है, इसकी क्षमता होती है रेप्लिकेशन की क्षमता। यहां तक क्लियर है सभी को, हिंदी लिख तो दी ये सर टेक्निकल टर्म है इनका, तो इंग्लिश में लिखना। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड मतलब है ना, प्रतिरोधी, इसका हिंदी लिखना है। टेक्निकल टर्म, टेक्निकल को अपन इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है सभी को, बताएं क्या यहां तक समझ में आ रहा है भाई। इसमें स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, मतलब खुद से दुगुणन, रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपी बनाना, ठीक है ना, डीएनए में रेप्लिकेशन अपनी खुद की कॉपी बनाना उसको बोलता है रेप्लिकेशन। स्वतः गुणन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन करना, मल्टीप्लीकेशन करना। यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। एंटीबायोटिक्स के लिए, अरे कहाँ इंग्लिश में लेके भाई मेरे, ये शब्द इंग्लिश में ही लेके जाते हैं। फर्टिलिटी एग्जाम में ऐसा ही लिखा आएगा, फर्टिलिटी शब्द, ये सिर्फ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो एग्जाम में इसका है ना, एफ का मतलब फर्टिलिटी होता है, हिंदी कुछ होता नहीं है इसका। ये जो वीडियो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड रहेगा, आपको कभी भी आप इसको देख सकते हैं, देन, है ना, कितनी भी बार। भैया ये जो लिखा है ना, ये एग्जाम में ऐसा ही लिखा आएगा फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये जो है हमेशा ऐसा ही लिखा आएगा एक्स्ट्रा जेनेटिक, इस प्रकार से लिखा आता है ना, या फिर अतिरिक्त जेनेटिक, ऐसा ही लिखा आता है पेपर में ही। ये मैंने शब्द लिखे हैं, आपको याद होना जरूरी है। मैंने कहा हिंदी आपको कहीं मिलेगा नहीं किताबों में। इन्हें जो कहते हैं एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल, अतिरिक्त केंद्रीय मटेरियल, अतिरिक्त गुणसूत्रीय मटेरियल, है ना, ये लिख सकते हो आप, अतिरिक्त गुणसूत्रीय। तो इतना हिंदी मत पढ़ो, है ना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाला आंसर सही मानते हैं। जैसे अतिरिक्त गुणसूत्रीय, है ना, या फिर अतिरिक्त क्या कहते हैं, इतना हिंदी मत पढ़ो। टेक्निकल शब्दों में हिंदी, है ना, पल्ले ही नहीं पड़ेगी वहां तुमको कि जो क्या हिंदी लिखी है। इसलिए इंग्लिश शब्द बहुत जरूरी है ना पेपर पास करने के लिए। अतिरिक्त गुणसूत्रीय,
शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता भाई, टेक्निकल सब्जेक्ट में पहले बता रहा हूँ। अतिरिक्त केंद्रीय मटेरियल, तो ये कभी आता ही नहीं पेपर में। क्लियर है सभी को? संतोष, इतना हिंदी पे मत जाओ, नहीं परेशान हो जाओगे पेपर में। हिंदी ढूंढते रहे हो, कहीं हिंदी मिलेगी नहीं तुमको, है ना। तो पेपर में जो है प्रश्न को इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पेपर में इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, इंग्लिश की क्लास अलग से लगेगी, यहाँ टोटल इंग्लिश पढ़ेंगे। पेपर में आपको इंग्लिश शब्द बहुत आना बहुत जरूरी है। इतनी इंग्लिश शब्द बहुत जरूरी है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इतने कुछ शब्द हमको आना बहुत जरूरी है। तो नहीं, पेपर में तुम है ना हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश शब्द पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में जाएगी। ठीक है ना। इतना कुछ बेसिक जो शब्द है उनको हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। वैसे मैंने यहाँ लिख दिए। चलिए आगे पढ़े। अब देखो अपन ने बैक्टीरिया में म्यूजियोसोम्स नाम का एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, बैक्टीरिया हमने म्यूजियोसोम्स नाम का एक डायग्राम बनाया था। अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो बैक्टीरिया में देखो ये म्यूजियोसोम्स है, ये दिख रहा है आपको म्यूजियोसोम्स, ये ठीक है। ये जो म्यूजियोसोम्स नजर आ रहा है, क्या है ये जो म्यूजियोसोम्स होता है क्या होता है? ठीक है, म्यूजियोसोम्स क्या है, देखो म्यूजियोसोम्स क्या है, इधर देखें ध्यान से, है ना। ठीक है, म्यूजियोसोम क्या होता है भाई? म्यूजियोसोम कि बैक्टीरिया में जो है ना कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर एक क्या बना लेती है, ठीक है, थैली समान संरचना। ठीक है, जीवाणु में कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जीवाणु में कोशिका झिल्ली, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़कर, अंदर की तरफ मुड़कर एक क्या बना लेती है, अंदर की तरफ मुड़कर एक थैली समान संरचना बनाती है ना, थैली समान संरचना बनाती है ना, थैली समान संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम म्यूजियोसोम कहते हैं। देखा तुमने अभी डायग्राम मैंने आपको था, म्यूजियोसोम्स कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? म्यूजियोसोम्स कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? म्यूजियोसोम्स। जीवाणु की कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर एक थैली समान संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? म्यूजियोसोम्स कहते हैं। क्लियर है? जीवाणु में कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर क्या होती है, एक थैली समान संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? म्यूजियोसोम्स कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर? देखो एग्जाम में ये जो प्रश्न आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या प्रश्न आएगा? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन सी संरचना होती है? ठीक है, इंग्लिश का क्लास शाम को 6 बजे, ये हिंदी मीडियम क्लास सुबह 8 बजे। एक प्रश्न आएगा कि जीवाणु के कोशिका द्रव में ऐसी कौन सी संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है? ऐसा प्रश्न आता है कि जीवाणु में है ना माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना कौन सी है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य क्यों? क्योंकि श्वसन में हेल्प करती है ना। इसका जो कार्य होते हैं ना, कार्य अगर आप कार्य देखोगे, ये किस में हेल्प करती है? ये श्वसन, ठीक है ना, किसमें? श्वसन, रेस्पिरेशन तथा डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, मदद करता है। ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि भैया बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना क्या है? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना कौन सी होती है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना क्या है? तो यही म्यूजियोसोम्स है ना, यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान, ठीक है, के समान कार्य करने वाली संरचना है, कार्य करने वाली क्या है? संरचना, कार्य करने वाली संरचना है। क्लियर हो गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 9 बजे वाली 10 बजे होगी अब ना भाई, मैं शेड्यूल भेज दिया था, तुम ध्यान नहीं देते। मैं ना रात में सब जगह मैसेज भेज दिया था कि क्लास इतनी बजे, सारा शेड्यूल, अब तुम ध्यान ही नहीं देते, इसमें मेरी क्या गलती है ना? मेरी कोई गलती नहीं है।
तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हो। मैंने तुम्हारे ग्रुप में मैसेज भेजा है ना, अपने एप्लीकेशन में 2 जगह मैसेज भेजा कि भैया क्लास 8 से लेकर 9:30 10 से इतनी बजे ये सब्जेक्ट है। फिर ये प्रश्न पूछना चाहिए कौन सी क्लास कब होगी। जब आपको शेड्यूल भेज दिया पहले ही, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, सभी को बताएं। एग्जाम में पूछते हैं कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना कौन सी होती है, मीजोसोम्स होती है। कौन सी होती है? मीजोसोम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आता है। देखो, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सभी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अब जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाएंगे, जैसे क्लोरोफिल। होगा कि नहीं भाई? विदाउट क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक है। जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें वर्णक भी होंगे, पिगमेंट भी होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो इधर देखें, जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो अपन ने अभी है ना डायग्राम में लिखा था क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है ना, क्रोमेटोफोर क्या है ना, क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर जो होता है क्या है? क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्या होता है? देखो, जीवाणु में, जीवाणु होता है ना बैक्टीरिया, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वर्णकों के समूह को, ठीक है, वर्णकों के समूह को, के समूह को क्या कहते हैं? के समूह को क्रोमेटोफोर, के समूह को क्या कहते हैं बताओ? क्रोमेटोफोर कहते हैं। के समूह को क्या कहते हैं? हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, ठीक है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या नाम है? कुमेश साहू। बिल्कुल, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना, तो मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा कि कब कौन सी क्लास चलेगी, कैसे हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें। अभी यहाँ पर इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर हम जो है कंटेंट पढ़ने का काम करते हैं ना। आप मेरे को व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज करना, तो मैं आपको सारी चीज, कैसे कैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या तरीके से पढ़ेंगे, आपको टेस्ट कैसे देना, सारी चीजें, है ना। तो देखो, क्रोमेटोफोर क्या है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के जो समूह होते हैं, जैसे पादपों में यही प्रश्न अगर पादपों के लिए पूछा गया, प्लांट में यही प्रश्न आपसे प्लांट फिजियोलॉजी में पूछ लेंगे, है ना। यही क्वेश्चन ऐसा लाइन आएगी कि जीवाणु की जगह सिर्फ प्लांट लगा होगा, जीवाणु की जगह सिर्फ क्या लिख दें? वो पादप, कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समूह को क्या कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया कि पादपों में, ठीक है ना, पादपों में प्रकाश संश्लेषण वर्णकों के समूह को क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं? वहां पर क्वांटासोम कहते हैं। यही प्रश्न है, सिर्फ इतना सा शब्द बदलेगा तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में यही प्रश्न पूछ लेंगे, हुआ ना, क्रो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जो दिख रही है, यहाँ पादप लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? पादप। क्या लिख देंगे? कि पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को, तो वहां क्या आंसर हो जाता है? क्वांटासोम। तो पादपों में यही है ना, यही जो वर्णकों के समूह को क्वांटासोम कहते हैं, और जीवाणु में इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। बात समझ में आ गई? दोनों वर्णक सेम चीज है। अगर इन्होंने सिर्फ इतना सा बदला कि है ना, क्या, जीवाणु जगह अगर पादप लिख दिया, पादप, तो फिर आंसर अपना क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ। तो क्या पूछेंगे फिर? क्वांटासोम कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषी, है ना, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्वांटासोम कहलाती है ना। क्वांटासोम आपने नाम सुना होगा। बात समझ में आ गई? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को क्रोमेटोफोर कहते हैं, और वही जीवाणु में इसी को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को बताएं। क्या किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है? बैक्टीरिया के जीवाणु में 70 प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं, हाँ या ना? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बैक्टीरिया के जीवाणु में, बैक्टीरिया के जीवाणु में, ठीक है ना, बैक्टीरिया के जीवाणु में 70 प्रकार के ना, 70 प्रकार के, 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं ना। 70 प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं।
1 मिनट में थोड़ा गेट खोल के आया हूँ, आप इसको नोट करें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताएं तो क्या होते हैं बैक्टीरिया में? अच्छा जीवाणु लिख दिया क्या? यहाँ पर लिखना साइटोप्लाज्म है ना, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म लिखना, साइटोप्लाज्म है एक्चुअली, यहाँ पर लिखना साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है ना। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म कैसे 70 प्रकार के राइबोसोम है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? क्या यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? सारी चीज क्लियर है? देखो बैक्टीरिया में जो अंदर चीजें थी अपन ने लगभग सारी चीजें पढ़ ली है। अंदर जो जो चीजें थी इसमें है ना, ये जो है ना स्टोरेज ग्रेन्यूल जो होते हैं, अल्फा कण बीटा कण होते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो। और बाकी लगभग अपन ने सारी चीज इसके अंदर पढ़ ली है ना, अंदर की बाहर की सारी चीजें पढ़ ली है। बताओ, मीजोसोम्स क्रोमेटोफोर अपन ने हर चीज के बारे में पढ़ लिया है। इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न आएगा नहीं है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। पोषण मतलब कि बैक्टीरिया खाना वगैरह कैसा बनाते हैं। तो पोषण में यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि अपन वो शब्द जैसे ना ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है ना, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो है ना ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है ना, विकल्पी परजीवी क्या होता है, अविकल्पी परजीवी क्या होता है, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत आसानी से आपको समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देखो, नोट्स में नहीं है ये चीजें, जो जो नहीं है उसको लिख लेना, उसको नोट कर लेना ना एक्स्ट्रा में। तो इसको पीडीएफ दे देगी, उसको 10 मिनट में आप इससे देख के नोट कर लेना, समझ में आएगी आपको। तो बताओ यहाँ तक जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं? इसका पीडीएफ बना दूंगा पहले, है ना। ये पीडीएफ बना दिया मैंने, ठीक है। तुम्हारे उसको बैच के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया तो बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को? इकोनॉमिक्स अभी इसकी 10 बजे के बाद जो आपकी क्लास है, इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, 10 बजे जो क्लास है, आपने टाइम टेबल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। 10 बजे जो आपकी है ना इकोनॉमिक्स की क्लास है, जो बचा हुआ पोर्शन वो पूरा हो जाएगा। जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के हैं उनका आज पहला दिन एक ही लेक्चर है, कल से उनके 2 लेक्चर है, ठीक है ना। कल से उनके कितने लेक्चर है? 2 लेक्चर। एक बार मैं आपको टाइम शेड्यूल बता देता हूँ, अब इधर देखें आप, है ना। एक बार टाइम शेड्यूल 8 से लेके 9 बजे तक, 8 से लेके 9:30 बजे तक चलेगी प्लांट पैथोलॉजी। क्या चलेगी? प्लांट पैथोलॉजी, कल से, है ना, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। कल का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं। 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 10 से लेके 11:30 बजे तक चलेगा आपका जेनेटिक्स। ये है ना एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों बच्चों के लिए सुविधा है ना। ये टाइम है ना 8 से लेकर 9:30 प्लांट पैथोलॉजी और 10 से लेकर 11:30 जेनेटिक्स चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्लास है ना अपना, कितने बजे? 12 बजे, है ना, 12 से 1 बजे तक ये चलेगा हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल अपना। अब किसी को कुछ डाउट है? अरे तो अभी कहाँ डाला? अभी तो सेव किया, अभी डाला थोड़ी, इतनी जल्दी थोड़ी आएगा, अभी तो सेव किया है। ये जो कल का टाइम है एक बार देख लें,
प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स और हॉर्टिकल्चर, ये तीनों। तो आप है ना MPCG दोनों वाले बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं। देखो है ना, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स सभी एग्जाम में आता है, आपके यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, ओलेरिकल्चर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ। ये कब का शेड्यूल है? कल का, है ना। ये कब का शेड्यूल है? कल का शेड्यूल है ना, 16 तारीख है कल, ये कल का शेड्यूल है। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा, आपको रिवीजन करने को समय मिलेगा। रामवीर सिंह रुक जाओ, अभी क्लास खत्म नहीं, PDF आपके वहां डलेगी, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में कहीं PDF डलती है? बाकी सब्जेक्ट का भाई, बाकी सब्जेक्ट जब पूरे हो जाएंगे तब पढ़ेंगे ना, एक साथ थोड़ी पढ़ा सकते हैं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट चलेंगे, एक दिन सारे सब्जेक्ट थोड़ी चलेंगे, एक ही दिन में थोड़ी चलेंगे, 10 ही सब्जेक्ट एक ही दिन चल रहे हैं। पहले 3 सब्जेक्ट जब ये पूरे हो जाएंगे तो 3 दूसरे आएंगे, क्या नाम है, रोजेज। एक ही दिन भाई, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते कि 12 यूनिट है, 12 20 यूनिट है, 20 यूनिट एक ही दिन क्लास चल रही, नहीं। पहले 3 दिन चल रही, 3 दिन के बाद ही चलेंगी। आज की क्लास जो है, आज अभी अभी आपकी 10 बजे क्लास है, एक बार और देख लो। अभी आपकी 10 बजे क्लास है ना। अभी जो लड़के जिनकी इकोनॉमिक्स चल रही थी, है ना, जिनकी इकोनॉमिक्स चल रही थी, अभी 10 से लेके 11:30 बजे क्लास है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। जो पुराने वाले बच्चे इनका इकोनॉमिक्स चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज क्लास है ना 10 बजे से, ठीक है। CG का सिलेबस आपको दे देंगे ना। ये RU का ही क्लास चल रहा है दोस्त, है ना, ये जो क्लास है आपका RU का ही क्लास है ना, ये RU का ही क्लास है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पैथोलॉजी आती है तो अपन पैथोलॉजी पढ़ रहे थे, आपके एग्जाम पैथोलॉजी एंटोलॉजी यूनिट करके दिए ना, तो पैथो एंटोस प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपके जेनेटिक्स दिए, जेनेटिक ये RU का ही है ना, जो हम पढ़ रहे हैं RU में आपके में आता है, सभी जगह आता है। अरे भाई नानसिंह कराड़े, तुम रहते कहाँ हो यार? अभी तुम्हारे सामने 3 लेक्चर ये क्या लेके हैं? तुम फिर से मैसेज कर रहे हो एक दिन में 3 लेक्चर। ये एक दिन में 3 लेक्चर लेके है ना, ठीक है। ये 3 ही लेक्चर लेके ना यहाँ पर, तुम कह रहे हो कर दो, ये पहले ही लिखा है। चलिए, हाँ, आज छत्तीसगढ़ वाले बच्चों का ना इकोनॉमिक्स ना हॉर्टिकल्चर, ये पुराना चल रहा है, इनका खत्म हो जाएगा, आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा। आपका आप छत्तीसगढ़ वाले बच्चों की पहली आज एक ही क्लास है आपकी, है ना। कल से ही आपकी तीनों क्लास रहेंगी। आज आपकी एक ही क्लास है, कल से आपको 3 क्लास रहेंगी। क्लियर? क्या किसी को और कुछ डाउट है? ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है क्या? आज आपकी एक ही क्लास है, कल से आपकी जो क्लास रहेंगी 3 रहेंगी, ठीक है ना। आज आपको समझने में लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, क्या चीजें, आज आपको सारी चीज समझ में जाएगी। कल से आपकी 3 क्लास चलेंगी। कितनी? 3 क्लास, जो टाइम है इसके अकॉर्डिंग आपकी 3 क्लास चलेंगी। किसी को कुछ डाउट है क्लास को लेकर? क्या किसी को कोई डाउट है क्लास को लेकर? ये समझ में नहीं आ रहा क्लास का टाइम आ गया समझ में सभी को, क्लास का शेड्यूल का टाइम। आज जो एक ही क्लास है 36, बाकी मध्य प्रदेश वाले जो चल रहे हैं उनकी तुम्हारी तीनों क्लास है, ठीक है। चलिए, हाँ, शाम को जो रहती है इंग्लिश मीडियम की क्लास रहती है ना, शाम का शेड्यूल अलग है। ये हिंदी मीडियम सुबह है, शाम का शेड्यूल अलग है इंग्लिश मीडियम का। वहां पर 6 बजे से लेके वहां पर 2 सब्जेक्ट नए स्टार्ट होंगे शाम में, 6 से 7:30 प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट होगा, वहां भी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। वहां भी इंग्लिश मीडियम के अंदर प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट होगा, और वहां पर है ना 8 से लेके 9 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स चालू होगी इंग्लिश मीडियम में। तो चाहे तो आप वहाँ इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ने चालू कर दें। इंग्लिश मीडियम का ये शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है इंग्लिश मीडियम का है, ये वाला है ना, किसका? इंग्लिश मीडियम का। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये शाम को क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों की लिंक आई, हिंदी इंग्लिश दोनों की, जो आप चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
यार इससे ज्यादा मैं अच्छा क्या पढ़ाऊं, जब तुमको समझ में नहीं आया तो मैं क्या पढ़ाऊंगा अब। इतना स्लो और इतना अच्छे से एक एक जी डायग्राम से पढ़ाया फिर भी नहीं आया, फिर तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। हाँ दोनों अटेंड कर सकते हैं, फिर ब्रह्मा जी बजाय नीचे वो भी समझ में नहीं सकता। जब मैं इतना अच्छे से इतना लिख लिख के समझाया हूँ फिर भी नहीं आया, फिर नहीं आएगा। आप है ना दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं ना, दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं। वैसे ही पैथोलॉजी को बहुत स्लो स्लो पढ़ाया आपको, बहुत धीरे एक एक चीज डायग्राम के साथ, फिर भी नहीं आ रहा। फिर भैया तुम बेसिक बिल्कुल जीरो है तो आपको खुद को तो मैसेज कर समझना पड़ेगी, खुद को तो समझना पड़ेगी कि हमको हमारा हमको कितना आता है। पहले से बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं आ रहा तो अपने को फिर तैयार करें। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो आपकी हिंदी पढ़ना चाहे इंग्लिश पढ़ना चाहे, रिकॉर्डेड आपको दोनों का मिलेगा, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन 10 बजे। सिर्फ मध्य प्रदेश वाले बच्चों की क्लास है 10 बजे, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और आपके SR कंथवा की जो किताब है इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तुम। पढ़ने के बाद जब पैथोलॉजी पढ़ लोगे ना तो इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, समझ लेना कि तुम्हारा पैथोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। जब इसके क्वेश्चन बनाओगे ना तुम तो इसके सारे क्वेश्चन बना लोगे। अभी तुमको इसमें से 10 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे तुमसे। अभी अभी जब सोल्व करने बैठोगे ना तो 10-12 क्वेश्चन ही बनेंगे तुमसे इसमें से। जब पूरा पढ़ लोगे तो तुम पूरे के पूरे 250 प्रश्न दिए इसमें, 250 के 250 सोल्व कर लोगे तुम। ठीक है, 229 क्वेश्चन दिए, 229 सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई महेंद्र सिंह, पहली बात, किस राज्य में कौन फॉर्म डाल सकता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। अब दोबारा मैसेज मत करना, ठीक है ना। हम वहां नहीं डाल सकते, यहाँ डाल सकते हैं। स्वराज मामा को आप वोट दे दो, स्वराज मामा से जाके बोलिए मेरे को वोट दे दो, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, है ना। क्या सरकार किसको अलाउ कर रही है मेरी जिम्मेदारी थोड़ी यार। तो कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं तो इसमें मेरी क्या है भाई। वो छत्तीसगढ़ सरकार अलाउ नहीं करती, मध्य प्रदेश सरकार करती है, तो आप सरकार के वोट मत दो, बात खत्म। बात आगे समझ में। भाई मेरे से कहने से क्या होगा तुमको, मैं थोड़ी हूँ सरकार। मैं तो एक मास्टर हूँ, पढ़ाने वाला टीचर। कोई स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे तो वहां सरकार जिम्मेदार है इस चीज के लिए। मैं मास्टर या कोचिंग वाले जिम्मेदार थोड़ी है कि भाई फॉर्म नहीं डालने दे रहे, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है ना। चलिए, हाँ क्लास आप लीव हो सकते हैं, बिल्कुल क्लास कंप्लीट हो गई, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर अपन, है ना। समझ में आया सभी को अच्छे, जो नए स्टूडेंट थे पहले दिन पढ़ रहे थे, क्या उनको सभी के अच्छे समझ में आया, समझ में आया है उनका सभी को।